Hello everyone, I am Bhumika Yadav. Welcome to my channel NEET Biology. If you are new on this channel, please subscribe and like this video please. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड पार्ट, जो हमने सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस यहाँ तक एंड किया था लास्ट वीडियो में. सो लेट अस स्टार्ट द सेकेंड पार्ट्स फ्रॉम राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज. So yes, we are going to start with the point ribosomes and inclusion bodies. So first is ribosome. Ribosome in the prokaryotes ये होते हैं 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर 15 माइक्रोमीटर बाय 20 माइक्रोमीटर इन साइज. प्रोकैरियोट्स में 50s प्लस 30s इज इक्वल टू 70s होते हैं, मतलब 70s होते हैं, और ये 50 और 30 है, ये सब यूनिट्स है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ये एक साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है. नेक्स्ट, अटैच टू द सिंगल mRNA एंड फॉर्म्स पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसोम. राइबोसोम अटैच होता है कहाँ? सिंगल mRNA पे, जो कि फॉर्म करता है पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम. राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम फॉर्म्स mRNA टू प्रोटीन. मतलब ये जो पॉलीसोम फॉर्म होता है अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम टू द सिंगल mRNA, वो mRNA बनाता है, मतलब मैसेंजर RNA टू प्रोटीन्स बनाता है. नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडीज़. रिजर्व्ड मटेरियल स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म. इंक्लूजन बॉडीज़ में जो रिजर्व मटेरियल होता है स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म आर द इंक्लूजन बॉडीज़. they are not bound by the membrane, they are not bounded by any membrane system. For example, phosphate granules, cyanofacial granules, glycogen granules. Next, gas vacuoles, that are pseudovacuoles found in the blue-green algae, purple and green photosynthetic bacteria. Gas vacuoles जो होते हैं वो ग्लास वैक्यूल्स मतलब ही pseudovacuoles, वो फाउंड कहाँ होते हैं? ब्लू ग्रीन अलगे में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में. यूकैरियोटिक सेल, यह है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में फर्स्ट पॉइंट है दैट इट इंक्लूड्स प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई. यूकैरियोटिक सेल्स में ये सब आते हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई. नेक्स्ट पॉइंट इज पोजेसेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवलप. यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और उसके साथ न्यूक्लियर एनवलप भी होता है. नेक्स्ट, हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स. उसमें यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी मतलब मूवमेंट्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स ये भी मूवमेंट के लिए ही होता है, जैसे कि सीरिया फ्लैजेला. यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर ओनली फर्दर. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट सेल कंटेन्स सेल वॉल, plastids and large central vacuoles. Animal cell do not contain all these elements. Plant cell में cell wall होती है, plastids होते हैं and large central vacuole भी होता है. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ जहाँ पे हमें डिफरेंस पड़ा था प्लांट्स और एनिमल सेल में. एनिमल सेल में ये सब नहीं होता है, सेल वॉल भी नहीं होता है, प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं क्योंकि एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स की तरह नहीं होते, एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स नहीं होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं कंपैरेटिवली टू द प्लांट्स. नेक्स्ट, एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स दैट आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स. एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि प्लांट्स में नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग होता है, असिमेट्रिक होता है, मोज़ेक हो सकता है या सेमी फ्लूइड भी हो सकता है. उसका कंपोजिशन जो है वो लिपिड्स प्लस प्रोटीन का होता है, मतलब वो फॉर्म किससे होता है? लिपिड से होता है प्लस प्रोटीन से होता है. यहाँ पर जो लिपिड है, मेजर लिपिड है, वो फॉस्फोलिपिड है और उसको फॉस्फोग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, और वो बायलेयर होता है.
फॉस्फोलिपिड जो है वो बायलेयर होता है। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ये जो फॉस्फोलिपिड का बायलेयर है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। इन ह्यूमन बींग्स रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड इन द मेम्ब्रेन इज 52% ऑफ प्रोटीन्स टू 40% ऑफ लिपिड्स। इन ह्यूमन बींग्स में जो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो होता है 52% प्रोटीन होते हैं और 40% लिपिड्स होते हैं। साइड में जो डायग्राम आपको दिख रही होगी वो है बायलेयर की, जिसमें अपर साइड फॉस्फोलिपिड्स, ये जो डायग्राम है ये फॉस्फोलिपिड्स की है। उसमें अपर साइड को बोलते हैं हेड, वो पोलर होता है, और लोअर साइड को बोलते हैं टेल, वो नॉन पोलर होता है। अपर साइड जो है मतलब कि हेड, वो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग होता है हेड। एंड जो लोअर है, जो टेल पार्ट है, नॉन पोलर है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक मतलब वाटर हेटिंग होता है। सो नेक्स्ट पार्ट इज depending on the ease of attraction membrane proteins are classified as depending on the ease of extraction, मतलब कि हम उसे कितना easily निकाल सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उस पर प्रोटीन दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं, मतलब लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। पेरिफेरल में प्रोटीन्स जो होते हैं वो पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, वो बरीड होते हैं मेम्ब्रेन में। और जो इंटीग्रल है वो सरफेस पे ही होते हैं। नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये मॉडल है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेवरेट MCQ ऑफ नीट कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने प्रपोज किया था। सो इट इज़ सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। According to this theory, the plasma membrane is a sea of lipids having the protein iceberg. इस theory के हिसाब से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सी की तरह है, लिपिड्स की सी की तरह है, जिसमें प्रोटीन्स जैसे आइसबर्ग्स है, मतलब पूरा एक सी की तरह उसका स्ट्रक्चर है लिपिड्स का, जिसमें छोटे छोटे प्रोटीन्स आइसबर्ग की तरह होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। दिस मॉडल ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज़ लाइक cell growth, formation of the intercellular junctions, secretion and endocytosis etc. ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एक्सेट्रा, ये सब इस मॉडल में बताए गए हैं, प्रॉपर्टीज़ है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। One of the important function of plasma membrane is transport of molecule across the membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि अंदर बाहर। मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इज़ ऑफ टू टाइप्स। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें हमें एनर्जी नहीं लगती है, जो कि मतलब ATP का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट नीड ऑफ एनर्जी, जो कि मतलब ट्रांसपोर्ट का जो फ़्लो होता है उस फ्लो के साथ ही जाते हैं, उस फ्लो के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, इसीलिए ATP के एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो यहाँ पे ATP एक्सपेंडिचर की नीड होती है। फॉर एग्जांपल Na+K+ पंप। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेल वॉल इज़ परमिएबल फॉर ऑल, मतलब कि वो सबको अलाउ करता है उसके अंदर या बाहर जाने में। सो इट इज़ कम्प्लीटली परमिएबल। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग होता है,
और सेल मेम्ब्रेन लिविंग था। यहाँ पे ये डिफरेंस है। सेल वॉल नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। इट हेल्प्स इन फर्स्ट गिव्स शेप टू द सेल, second protects cell from the mechanical damage or infection, third helps in the cell to cell interaction and provides barrier to the undesirable macromolecules। ये जो फंक्शंस है सेल वॉल के कि वो किसके लिए हेल्प करता है, तो फर्स्ट है वो शेप देता है सेल को, एक पर्टिकुलर शेप देता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इन्फेक्शन से और डैमेज से बचाता है सेल को। और हेल्प इन सेल टू सेल इंटरैक्शन, मतलब दो सेल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उस इंटरैक्शन के लिए हेल्प करता है। और बैरियर प्रोवाइड करता है अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कि हार्मफुल हो सकते हैं ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को बैरियर की तरह फंक्शन करता है, मतलब अंदर जाने से रोकता है। यंग प्लांट्स प्राइमरी वॉल, सेल मैच्योर सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। इसका जो मीनिंग है, ये यंग प्लांट्स में जो है वो प्राइमरी वॉल होती है। प्राइमरी वॉल में जो सेल्स होते हैं वो न्यू सेल्स होते हैं, वो बाद में जाकर डेवलप होके मैच्योर होते हैं, मैच्योर होकर फिर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करते हैं टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। मिडल लैमेला जो होता है, मतलब मिडल लेयर जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। लिविंग कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स इज प्लाज्मोडेस्माटा। अभी मैंने जैसा कि कहा कि सेल के बीच में इंटरैक्शन, दो सेल के बीच में जो इंटरैक्शन होता है इस प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से होता है। दो सेल के बीच में एक कनेक्शन होता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सो द connection between the two cells is called as plasmodesmata। सेल वॉल कंपोजिशन, यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैसी होती है या फिर प्लांट्स की कैसी होती है। फर्स्ट वन इज़ फंगाई। फंगाई की वॉल काइटिन की होती है और उसे फंगल सेलुलोज भी कह सकते हैं। सेकेंड अल्गी। अलगी की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हो सकती है, गैलेक्टिन्स, मैनीज इससे बनी हो सकती है और उसमें मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इज़ प्लांट्स। प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी होती है या फिर हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड प्रोटीन की बनी हो सकती है। सो दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट कि किसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, उसका कंपोजिशन क्या है। और यहाँ पे मिनरल एक ही में प्रेजेंट है जो कि अलगी है, वो मिनरल है कैल्शियम कार्बोनेट। Now this is from here the important all points are going to start, that is endomembrane system। endomembrane system में जो चार ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके नाम यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। endomembrane system consists endoplasmic reticulum, lysosomes, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड वैक्यूल्स। इन चार ऑर्गेनेलीज को छोड़कर बाकी जो भी ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, ये कंसीडर नहीं किए जाते एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। सिर्फ इन चार ऑर्गेनेलीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, इन चार ऑर्गेनेलीज के फंक्शन कंसीडर किए जाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम डिटेल में हर एक ऑर्गेनेली जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है और जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं है, दोनों भी साथ में पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखना कि चार ऑर्गेनेलीज कौन से हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये चार ही ऐसे हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड हैं, इनको छोड़कर बाकी सब इंक्लूडेड नहीं है। सो फर्स्ट हियर इज़ दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, the presence of a network of a reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm called endoplasmic reticulum। मतलब जो सेल में नेटवर्क नेट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, आपने नेट देखा होगा जो कि हम फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं या अदर भी रीजन्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका नेट
नेट का स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा ही नेटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, ट्यूब्यूलर भी होता है, तो उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इंटरसेलुलर स्पेस इनटू कंपार्टमेंट। ईआर जो है मतलब ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो डिवाइड करता है इंटरसेलुलर स्पेस को, मतलब सेल के अंदर की स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, दैट इज़ लुमिनल इनसाइड ईआर एंड एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट दैट इज़ साइटोप्लाज्म। लुमिनल मतलब इनसाइड वाला जो स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो, और एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट मतलब साइटोप्लाज्म आउटर स्पेस। द ईआर बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड जब राइबोसोम्स सरफेस पे एब्सेंट होते हैं तब हम उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब प्लेन सरफेस होता है उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं, और जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तब वो जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं रहता है, वो रफ़ बन जाता है, तो उसे हम रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। इसकी डायग्राम बनी है राइट साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दी गई है। ये डायग्राम में जो नेम्स हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी 3 नाम जो हैं वो कि ये डायग्राम प्रिंटेड देकर पूछे जाते हैं ABCD क्या है, तो ये डायग्राम भी देख लेना और नाम भी याद रख लेना। So next point is rough endoplasmic reticulum are involved mainly in protein synthesis, secretion and are extensive and continuous। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो फंक्शन है वो या फिर वो इन्वॉल्व किस प्रोसेस में होते हैं, तो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस जो होते हैं सेल के अंदर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और एक्सटेंसिव होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। Next is smooth endoplasmic reticulum is a major site for the synthesis of lipids. This is very important point. Smooth endoplasmic reticulum जो होते हैं वो major sites होते हैं किसके लिए, synthesis of lipids के लिए, and protein का synthesis किस में, of endoplasmic reticulum। Next, in animal cell, lipids like steroidal hormones are synthesized in smooth endoplasmic reticulum। एनिमल्स में जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, उसे हम स्टीरॉयडल हार्मोन्स कह सकते हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्गेनेली इज गोल्गी apparatus। Camillo Golgi in 1898 first observed the densely stained reticular structure near the nucleus, that is Golgi bodies। जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे कमालो गोल्गी, उन्होंने 1898 में फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व किया था गोल्गी apparatus को, गोल्गी apparatus को स्टेंड किया था और उनको ऑब्ज़र्व किया था। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप sacs of crystini of 0.5 micrometer to 1.0 micrometer diameter। गोल्गी apparatus जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप्ड होते हैं, सैक लाइक होते हैं, और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ये जो गोल्गी apparatus है वो पैकेजिंग में हेल्प करता है, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें आपको पता चल जाएगा कि लाइसोसोम्स जो उसका फॉर्मेशन है वो गोल्गी apparatus उसका पैकिंग करते हैं, टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंटरसेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। मतलब कि ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंस या फिर कोई भी एंजाइम को पैकेजिंग करता है, उसको बॉडी में या फिर सेल में डिफरेंट साइट्स तक पहुंचाने के लिए पैक करता है। सो गोल्गी apparatus की डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्क लाइक, सैक लाइक, ये सब आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, Golgi apparatus is an important site of the formation of glycoprotein and glycolipid, that is glycosylation। Golgi apparatus
जो है वो एक इम्पॉर्टेंट साइट है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के लिए। और दिस जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड है उस पूरे प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। ये ग्लाइकोसाइडेशन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी अब आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइसोसोम्स। फर्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड वेस्क्यूलर, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, सो यू कैन करेक्ट इट। मेम्ब्रेन बाउंड वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी एपरेटस। मेम्ब्रेन बाउंड जो वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं पैकेजिंग इन गोल्गी एपरेटस, मतलब कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गोल्गी एपरेटस जो फंक्शन करता है पैकेजिंग का, उससे ही लाइसोसोम्स का पैकेजिंग भी होता है। Isolated lysosomes vesicle have been found to be rich in hydrolytic enzymes, hydrolysis, lipases, proteases, carbohydrates active at the acidic pH। ये जो लाइसोसोम्स उसके वेसिकल्स होते हैं वो रिच होते हैं, मतलब कि उनमें ज़्यादातर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि लाइपेजेस, प्रोटीजेस, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids। ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। ये जो डायग्राम दिख रही है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि लाइसोसोम्स कैसे होते हैं, ये आपको समझने के लिए ये डायग्राम यहाँ पे है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मिक्सचर होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, मेम्ब्रेन होता है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर यहाँ भी प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वैक्यूल्स। membrane bound space found in the cytoplasm and contains water sap, excretory products and other material not useful for cell। वैक्यूल्स जो होता है वो एक तरह हम बोल सकते हैं, मतलब याद रखने के लिए कि डस्टबिन की तरह होता है। जो सब सेल में जो अननेसेसरी मटेरियल प्रेजेंट होता है वो सब यहाँ पे वैक्यूल में पाया जाता है। क्या क्या होता है उसमें, वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब एक्सक्रीटरी मतलब जो कि यूज़फुल नहीं होते हैं सेल के लिए, वो प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड अदर मटेरियल नॉट यूज़फुल फॉर सेल। बाउंडेड बाय द सिंपल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। वैक्यूल जो होता है वो एक सिंपल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उसको हम टोनोप्लास्ट कह सकते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स के लिए। नेक्स्ट, इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। प्लांट्स में ऑफकोर्स वैक्यूल्स ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो 90% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं सेल का। एनिमल्स में इतने बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बहुत ज़रूरी होता है एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अमीबा बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें वैक्यूल ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन प्रोटेस्ट्स फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। प्रोटेस्ट में जो है वो फूड वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं फूड एनगल्फ करके, मतलब हमने देखा होगा यूग्लिना में या फिर पैरानोशियम में जो कि प्रोटेस्ट है वो फूड एनगल्फ करते क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑर्गन नहीं होता है, जैसे कि ह्यूमंस के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, डाइजेस्ट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, एक्सक्रीट करने के लिए, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऐसे कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं होते हैं, तो उसके लिए ये वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोटेस्ट में फूड वैक्यूल्स जब प्रोटेस्ट एनगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल को। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, which is the very important of all the cell organelles। It is the sausage shaped of or cylindrical, having the diameter of 0.1 to 1 micrometer, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर हो सकता है, उसकी लेंथ 1 to 4 माइक्रोमीटर होती है। सॉसेज शेप्ड होता है, जैसे कि सॉसेजेस होते हैं उसकी तरह शेप होता है उसका, सिलेंड्रिकल होता है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब इस पर डबल
मेम्ब्रेन की लेयर्स होती है. द टू लेयर्स डिवाइड द लूमेन एज आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट. 2 लेयर होती हैं तो वो डिवाइड करती है आउटर एक कंपार्टमेंट को और इनर कंपार्टमेंट को. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं. एनसीईआरटी में अलग डायग्राम दी गई है, आप एनसीईआरटी की ही फॉलो करना. यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी में जो भी नाम दिए हैं डायग्राम्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम भी एमसीक्यूज़ में कभी कभार पूछ लेते हैं. नेक्स्ट इज़ द इनर कंपार्टमेंट इज़ फिल्ड विद द डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो एक डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस से फिल्ड होता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनेली एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द अनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे. इनर सरफेस इंक्रीज सरफेस एरिया. जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कंटिन्यूस होता है और लिमिटिंग बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनेलीज होता है, और मतलब वो बाउंड्रीज़ को लिमिट करता है, उसको एक पर्टिकुलर लेंथ में या फिर कंटिन्यूस वे में रखता है. ये आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन है. और इनर मेम्ब्रेन में जो होते हैं अनफोल्डिंग्स होते हैं, मतलब कि ऊपर नीचे सरफेसेस होते हैं जो कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए बने होते हैं, उसे हम क्रिस्टे कहते हैं. ये डायग्राम्स में ये नाम भी है, नेम्ड है, तो याद रखना. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब विद यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन. हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल. येस, ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था. पावर हाउस ऑफ द सेल होता है एंड डिवाइड बाय फ्यूजन. पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एटीपी खुद बना सकता है, खुद का एटीपी खुद बना सकता है, इसीलिए हम उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज मैट्रिक्स पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. राइबोसोम 70S, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. आईएमपी मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम प्लास्टिड भी बोल सकते हैं. राइबोसोम्स 70S के प्रेजेंट होते हैं और कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं. किसके? माइटोकॉन्ड्रिया की. नेक्स्ट 6th वन इज़ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं मेनली. दिस डायग्राम इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. इसमें भी जो नेम्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सभी डायग्राम्स के नेम याद रखना. मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगी क्योंकि इट कैन कम इन योर एग्ज़ाम्स. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये जो प्लास्टिड्स है उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं और उसे क्लासीफाई किया जाता है एज़ पर विच पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन विच प्लास्टिड. सो इसका क्लासिफिकेशन जो है, पहला जो है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज़ क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज़ ल्यूकोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं एंड वो लाइट को ट्रैप करते हैं. आपको पता होगा कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. तो वही रीज़न है कि क्लोरोफिल ये जो पिगमेंट है या फिर कैरोटीनॉइड पिगमेंट है वो लाइट को ट्रैप करते हैं, उससे फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी प्लांट्स में आ जाती है. नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एक्सेट्रा. और ये जो है वो प्लांट्स को कलर देते हैं येलो, ऑरेंज और रेड. ये 3 कलर देते हैं, येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर देते हैं. कौन? क्रोमोप्लास्ट. नेक्स्ट आर ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट का क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा है इसलिए वो नेक्स्ट स्लाइड पे है. ल्यूकोप्लास्ट. सो ल्यूकोप्लास्ट ये एक कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है. तो इसे हम 3 में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट आर अमाइलोप्लास्ट, सेकेंड इज़ इलायोप्लास्ट एंड थर्ड इज़ अरेलोप्लास्ट.
सो अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, मतलब ही स्टार्च को। इलायोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट्स को। एंड अरुलोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स को। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है लूकोप्लास्ट में, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, अरुलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज स्टार्च. इलायोप्लास्ट स्टोर्स oils and fats, and aruloplast stores proteins. Majority of chloroplast of green plants in the mesophyll cells of the leaf. Majority जो chloroplast होते हैं वो green plants में देखे जाते हैं mesophyll cells में leaves के. These are the lens shaped oval, spherical, discoid or ribbon like of length 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर. ये जो मिजोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, मिजोफिल सेल्स प्लांट्स के या फिर लीव्स के, ये कैसे होते हैं, लेंस शेप्ड होते हैं, ओवल, स्पेरिकल, डिस्कॉइड होते हैं, कभी कभार रिबन लाइक भी हो सकते हैं, जिसकी लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर हो सकती है एंड विड्थ जो है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर हो सकती है. Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas green algae to 20 to 40% per cell in mesophyll cells. तो ये जो प्लास्टिड्स या फिर क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो वेरी कर सकता है. 1% ऑफ क्लामाइडोमोनस में सिर्फ एक होता है 1 पर सेल, एंड ग्रीन अलगे में 20 to 40 पर सेल होते हैं इन द मेसोफिल सेल्स. तो ये वेरी कर सकता है. क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है. और ये भी अपना डीएनए, उसके पास खुद का डीएनए होता है जिससे हेल्प से ये रेप्लिकेट कर सकता है. माइटोकॉन्ड्रिया भी रेप्लिकेट कर सकता है खुद से, क्योंकि उसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है. So next point is the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. जो इनर साइड का जो स्पेस होता है प्लास्टिड्स में, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं. नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटन मेम्ब्रेनियस सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. वो जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि एक के ऊपर एक रखा गया है, ऑर्गेनाइज फ्लैटन मेम्ब्रेनियस सैक्स हैं, उसको हम थैलाकॉइड्स बोलते हैं. वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं. थैलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन द स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्राना. ये जो पाइल्स रखे गए हैं, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि कॉइन के ऊपर कॉइन रखे गए हैं, तो वो थैलाकॉइड्स हैं, छोटे छोटे थैलाकॉइड्स हैं. छोटे छोटे थैलाकॉइड्स से बनकर एक ग्राना बनता है, पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह लगता है. फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला कनेक्ट द थैलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्राना. मतलब जो ये थैलाकॉइड्स है, ये एक सिंगल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है, ये जब एक के ऊपर एक हम रखते हैं तब इनका ग्राना फॉर्म होता है. और ये जो ग्रानास तैयार होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उसे हम कनेक्ट करते हैं एक फ्लैट मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से, तो उसे हम स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं. दैट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द ग्रानास. मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड एनक्लोजेस द स्पेस लूमेन. थैलाकॉइड के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम लूमेन बोलते हैं, और प्लास्टिड के अंदर जो स्पेस होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं. ये डिफरेंस है. तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स, एंड ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम. जैसा कि मैंने कहा था, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के लिए. क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड्स. ये जो थैलाकॉइड्स है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है, उनमें क्लोरोफिल ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है. राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम. ये जो राइबोसोम होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, वो 70s होते हैं, जो कि स्मॉलर होते हैं साइटोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से. 7 ऑर्गेनेली इज राइबोसोम. राइबोसोम जो होती है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, इस पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. सो राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेडे इन 1953. राइबोसोम जो है वो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था किसने, जॉर्ज पैलाडे ने, ईयर 1953 में.
राइबोसोम्स जो है वो कंपोज्ड होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड्स के, मतलब ही RNA एंड प्रोटीन्स के। यूकैरियोटिक राइबोसोम, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम्स का है कि 70S कैसे होते हैं और 80S कैसे होते हैं। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S होते हैं। उनके दो सब यूनिट होते हैं 60S प्लस 40S, ये दोनों सब यूनिट मिलकर 80S बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 70S होते हैं, उनके भी दो सब यूनिट्स है 50S प्लस 30S, ये दोनों सब यूनिट साथ में बनाते हैं 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। S that is Swedberg's unit for sedimentation coefficient, it measures the density and size। ये जो है S मतलब ही Swedberg's unit, ये मेजर करता है sedimentation coefficient, density and size of the ribosome। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये NCERT में भी दी गई है। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन या फिर cilia and flagella are mainly for locomotion, motility। Elaborate network of the filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is collectively referred as cytoskeleton। जो elaborate मतलब बहुत ही लंबा जो नेटवर्क होता है, filamentous होता है, प्रोटीनेशियस होता है, बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहते हैं। इट परफॉर्म्स द फंक्शन लाइक, साइटोस्केलेटन के डिफरेंट फंक्शन है जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, यहाँ पे नंबर मिस हो गए हैं, मैकेनिकल सपोर्ट ये एक ही है, मोटिलिटी सेकेंड है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, ये भी सेल का शेप मेंटेन करते हैं जैसे कि सेल वॉल करती है। यहाँ पे डायग्राम दी गई है, दैट इज सेक्शन ऑफ सिलिया और फ्लैजुला शोइंग द डिफरेंट पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो डायग्राम है ये नेक्स्ट स्लाइड के लिए है, जैसे कि सिलिया और फ्लैजुला के लिए। सिलिया एंड फ्लैजुला, सिलिया एंड द फ्लैजुला आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सिलिया है और फ्लैजुला है, ये आउटग्रोथ, छोटी छोटी हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। Cilia are small and works like oars, causing movement of either cell or surrounding fluid। Cilia जो होती है वो स्मॉल होती है और वो वर्क करती है एक ओर्स की तरह मूवमेंट के लिए, आइदर सराउंडिंग, आइदर सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। नेक्स्ट इज फ्लैजुला। फ्लैजुला जो होते हैं वो स्मॉल नहीं होते, वो लॉन्गर होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। रिस्पॉन्सिबल फ्लैजुला जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सेल की मूवमेंट के लिए। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजुला आर डिफरेंट। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो फ्लैजुला होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट, सिलिया एंड फ्लैजुला आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनिमा। ये जो सिलिया और फ्लैजुलम है वो कवर्ड होते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसे हम कहते हैं एक्सोनिमी। पोजेसेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। उसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि पैरेलल रन करते हैं ईच अदर के लॉन्ग एक्सिस से। नेक्स्ट, द एक्सोनिमा हैज़ 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज स्फेरिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सोनिमा जो होते हैं उनमें 9 पेयर्स का डबलेट होता है जो कि रेडियली अरेंज होता है, पेरीफेरी में होता है, सेंटर में नहीं, पेरीफेरी में होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे देख सकते हैं, इसके पेरीफेरी में लाई होता है, मतलब कि साइड की जो ये स्पेस है उस पे लाई करता है। यहाँ पे ऐसे 9 पेयर्स में होते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेयर होती है एक ही सिर्फ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स की। नेक्स्ट इज एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट इज रेफर्ड एज 9+2 अरे। ये जो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट होते हैं उसे हम 9+2 अरे बोलते हैं। नेक्स्ट, बोथ सिलिया एंड फ्लैजुला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज़। ये जो सिलिया है और फ्लैजुला है वो इमर्ज होते हैं, मतलब उस जिससे ओरिजिनेट होते हैं उसे सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर बेसल बॉडी कहते हैं, इससे ओरिजिनेट होते हैं, बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं सिलिया एंड फ्लैजुला। नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स।
Centrosomes contain two cylindrical structures called centrioles surrounded by the amorphous pericentriolar material. ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो उसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं, और वो एक एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल मतलब सराउंडेड होते हैं। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो सराउंडेड होते हैं एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल से। बोथ द सेंट्रियोलर लाई परपेंडिकुलर हैज़ ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील, मतलब जो कार्ट व्हील होता है उसकी तरह इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। इसमें भी 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं, एंड इट इज़ ट्रिपलेट एंड आर ऑल्सो लिंक्ड। ये जो सब होते हैं ट्यूबुलर प्रोटीन्स पेरिफेरल फाइब्रिल्स ये लिंक्ड होते हैं, 9 इवनली स्पेस्ड होते हैं। Central part of the proximal region of the centriole is proteinaceous called hub, which are connected with the triplet of radial spokes, that is protein. Central part जो होता है वो proximal region होता है centriole, proteinaceous होता है उसे हम hub बोलते हैं, मतलब जो centriole में central part होता है उसे हम hub बोलते हैं जो कि proteinaceous होता है और connect होता है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है फिर भी मैं बता रही हूँ। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो मेन अरेना ऑफ द सेल होता है, वैसे ही न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस फर्स्ट रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क्राइब किया था 1831 इस ईयर में। मटेरियल स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज वॉज नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। जो भी मटेरियल स्टेन किया गया था डाइज की हेल्प से उन्हें क्रोमैटिन नाम दिया गया। किसने दिया वो नाम? फ्लेमिंग ने। इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ हाईली इलेबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, मतलब कि इंटरफेस न्यूक्लियस जो होते हैं उसमें हाईली इलेबोरेटेड मतलब बड़े न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर्स होते हैं, उन्हें हम क्रोमैटिन बोलते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। मैट्रिक्स न्यूक्लियस के मैट्रिक्स में छोटे छोटे जो स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। ये जो डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस की, ये हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी इंक्लूडेड है। इनके नाम देख सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। न्यूक्लियर एनवलप कंसिस्ट ऑफ द टू पैरेलल मेम्ब्रेन with the space between 10 to 50 nanometer called perinuclear space। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स का बना होता है और उसके बीच में जो स्पेस होती है वो कितनी होती है 10 to 50 नैनोमीटर, और उस स्पेस को हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। वो एक बैरियर फॉर्म करती है। At the number of places nuclear envelope is interrupted by the minute pore which is formed by the fusion of its own membrane। ये जो न्यूक्लियर एनवलप है इसमें जब खुद से ही इसका फ्यूजन होता है तो ये पोर्स फॉर्म होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर एनवलप पे, इसे हम माइन्यूट पोर्स कह सकते हैं या फिर न्यूक्लियर पोर कह सकते हैं। These nuclear pores are passage through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between nucleus and cytoplasm। ये जो पोर्स फॉर्म होते हैं हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए जो कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में होती है। ओनली वन न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन वन सेल। एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक सेल में। सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस। यूजुअली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो उसका एग्जांपल है इरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स।
मैमल्स के जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि इरेथ्रोसाइट्स मतलब ही आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन के लिए यूजुअली ज़्यादा जगह लगती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन के लिए जगह की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कई बार उसके स्टार्टिंग फेज में न्यूक्लियस दिख भी जाता है, पर बाद में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज एंड सम न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। लार्ज और बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। वन सेकेंड, यहाँ एक पॉइंट मिस हो गया था। ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सम सेल्स में, और रेथ्रोसाइट्स में लैक करता है सेल। और सीयू ट्यूब्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, सीयू ट्यूब्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स में भी प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, उसमें न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये जो कंटेंट होता है न्यूक्लियोलस में वो कंटिन्यूअस होता है विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये एक एक्टिव साइट है किसके लिए? राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए, मतलब ही आरआरएनए के सिंथेसिस के लिए। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत बड़े बड़े और ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोसेस कैरी करने के लिए। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन, सेल शोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। सेल डिवीजन के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ये जो सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उनमें क्रोमोसोम प्लेस इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम होता है वो इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस होता है सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेजेस में। Next is chromatin contain DNA and some basic proteins called histones and some non-histone proteins and also RNA. क्रोमैटिन जो होता है उसमें DNA होता है, सम बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हिस्टोन्स भी हो सकते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, और RNA भी प्रेजेंट होता है। A single human cell has approx 2 meter long threads of DNA distributed among its 46, that is 23 pairs of chromosome. एक सिंगल ह्यूमन सेल जो होता है वो अप्रॉक्स 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड की तरह होता है, डीएनए में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और हमें पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 23 के 2 पेयर्स होते हैं। Every chromosome has primary constriction or centromere on side of which disc shaped structure called kinetochore are present. क्रोमोसोम जो होता है उसमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम सेंट्रोमियर भी कह सकते हैं, साइड में प्रेजेंट होता है डिस्क, और उसमें जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। नेक्स्ट, based on the position of centromeres, chromosomes can be classified in 4 types. सेंट्रोमियर जो होता है उसकी पोजीशन के बेसिस पे हम क्रोमोसोम को 4 में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है, ये डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी से है, द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सो फर्स्ट जो है वो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, या फिर वी शेप्ड क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। मेटासेंट्रिक के लिए सेकेंड नाम क्या हो सकता है? वी शेप्ड क्रोमोसोम। सेकेंड जो डायग्राम है वो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो स्लाइटली अवे, मतलब थोड़ी सी दूर होता है सेंटर से। इसमें सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में एक आर्म
थोड़ा बड़ा होता है और एक आर्म स्मॉलर होता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में दोनों आर्म इक्वल्स होते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को हम एल शेप्ड क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, इसके लिए वो सेकेंड नेम है। नेक्स्ट इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जब सेंट्रोमियर जो है वो एक एंड की तरफ, मतलब क्लोज टू वन एंड प्रेजेंट होता है, एक एंड के पास प्रेजेंट होता है, उसे हम एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, या फिर उसका सेकेंड नाम होता है जे शेप्ड क्रोमोसोम। नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोसोम एक एंड की तरफ प्रेजेंट होता है और उसका सेकेंड नाम आई शेप्ड क्रोमोसोम भी हो सकता है। तो ये 4 टाइप्स है क्रोमोसोम के, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक, मिडल में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सब मेटासेंट्रिक, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। एक्रोसेंट्रिक, क्लोज टू वन एंड, एक एंड के पास होता है। और टीलोसेंट्रिक, एट वन एंड क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। So next point is few chromosomes have non-staining secondary constriction at constant location। जैसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वैसे थोड़े बहुत क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होता है एक कॉन्स्टेंट लोकेशंस पे। दिस गिव अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट्स कॉल्ड सैटेलाइट। इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्रोमोसोम को एक नया अपीयरेंस, नया लुक मिल जाता है और स्मॉल फ्रैगमेंट तैयार होता है, उसे हम सैटेलाइट बोल सकते हैं। And last point is 12 microbodies। Many membrane bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in both plants and animals। ये जो microbodies होते हैं वो minute छोटे छोटे vesicles होते हैं, उसमें बहुत सारे enzymes present होते हैं और अदर भी चीज़ें होती हैं। ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स बोथ में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोबॉडीज़। सो आज के लिए ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। एंड आपका अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी चैप्टर आपको चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।